दोस्तों, किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए तीन चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं: मेहनत, धैर्य और हिम्मत। अगर इन तीन चीजों का समायोजन सही तरीके से आप करते हैं तो उस बिजनेस में आप बहुत जल्द सफल होते हैं। और वैसे भी कहा जाता है हिम्मत जो है वो सफलता की पहली सीढ़ी होती है। तो आज आपको काफी शानदार जानकारी मिलने वाला है और आज की जानकारी पिग फार्मिंग यानी पिगरी बिजनेस से संबंधित रहने वाली है। अभी हाल फिलहाल में इसका ट्रेंड काफी देश के अंदर बढ़ा है, लेकिन साथ ही साथ इसमें ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग बिजनेस तो शुरू करते हैं, पिगरी बिजनेस को शुरू करते हैं, लेकिन उसमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। हाल के वीडियो में मैंने देखा है कि उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जिसमें रेट के संबंधित भी बहुत सारे कमेंट देखने को मिले हैं। तो आज पिगरी बिजनेस से संबंधित तमाम तरह की जानकारी मिलेगी। कैसे इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं, क्या रख रखाव इसका होता है, मैनेजमेंट कैसे देखना होता है और रेट, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण सवाल के बारे में आगे आपको वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अपना नाम और यहाँ का पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। जी जी जी, मेरा नाम विकास गुप्ता है और हमारे फार्म का नाम है विकास लाइवस्टॉक पेग फार्म, जो कि हमारा सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है और सहारनपुर रेलवे स्टेशन से मात्र 5 किलोमीटर दूर है। सर, कब से इस फील्ड में आप हैं? लगभग हमें 8-9 साल हो चुके हैं इस काम को निरंतर करते हुए। तो 8-9 वर्ष से आप पिगरी बिजनेस में थे? जी जी जी, 8-9 वर्ष से आप पिगरी बिजनेस में हैं। हाँ जी। उसके पहले क्या कर रहे थे? ठीक है, हमारा जो है एक इन्वर्टर बैटरी और सोलर पैनल का काम है, जो कि हमारा पुराना ही चलता जी रहा जी। है। तो मैं उसी में ही जो है वहीं पे ही साथ में पिताजी के साथ जो है साथ देता था और जो है काम में ध्यान देता था। तो सर, जैसे आप पिगरी बिजनेस में है तो इसके अलावा भी बहुत सारा है, डेयरी फार्मिंग है, गॉट फार्मिंग है, पोल्ट्री है। तो इन सब चीजों को न देखते हुए आपने पिगरी बिजनेस को क्यों चुना? क्योंकि इसमें बहुत सारे सुनने को भी चीजें मिलती हैं समाज के द्वारा। आप हाँ, सोसाइटी एक बहुत बड़ा जो है इसके अंदर चैलेंज है कि जो है आपको बहुत परेशान किया जाता है कि भाई यही काम मिला और कोई नहीं था। वही आप भी पूछ रहे हैं। देखिए, पिगरी का मैंने क्यों चूज किया एनिमल हस्बेंड्री में आकर कि ये एक ऐसा काम है, मैं मानता हूँ कि इसमें मेहनत कम है, थोड़ी सी नॉलेज आपके पास अच्छी है तो थोड़ी मेहनत कम है, क्योंकि आप डेयरी का काम करते हो, सुबह उठ जाओगे, सानी करोगे, निलाओगे, दूध बांटने जाओगे, सब कुछ करोगे। पोल्ट्री के अंदर 45 दिन तक जो है आपको जो है सारे काम करने पड़ते हैं, लगातार जो है आपको वहां पे चौकसी देनी पड़ती है। मछली के काम में अगर गलती से किसी ने दवाई डाल दी, पूरी मछलियां खत्म हो जाएंगी आपकी। और बकरी का तो जो हम बात करते हैं वो आपका नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ही बहुत कम है, तो पिगरी उनमें बहुत आगे आ जाता है। मेहनत कम, ध्यान सही से देना, 2 घंटे सुबह दे दो, 2 घंटे शाम को दे दो, इनफ है। इसके अलावा जो है आपके पास सही नॉलेज है तो समय पे क्रॉसिंग डिलीवरी आप करा सकते हो और ग्रोथ बहुत अच्छी है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा है, कंपटीशन कम है, हार्ड कैश काम है। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर, इसलिए हमने जो है पिगरी को चूज किया। सोसाइटी का हमें कोई मैटर नहीं है, अगर हम आज मेहनत करेंगे, आज हम पैसा कमाएंगे तो सब पूछेंगे फिर आप कैसे हैं। बिल्कुल, जब पैसे आने लगेंगे तो हर कोई आपके पास बैठना पसंद करेगा, हर कोई आपसे जानना पसंद और हर कोई आपसे जानना चाहेगा कि कैसे आप इस बिजनेस में आप इतने दूर तक सफर किए। तो सर, आप जब पिगरी के फील्ड में आए तो शुरुआत कितने जानवरों से आपने की? 20 फीमेल्स जो है हम लेके आए थे, 20 फीमेल से जो है हमने जो है स्टार्ट किया था और बस उसके बाद फिर हम धीरे धीरे ग्रो करते चले गए। तो शुरुआत 20 जानवरों से हुआ। हाँ। और कैसे क्या सीड वगैरह आपने बनाया उसके बारे में बताइए। शुरुआत इतने ही से हुआ या थोड़े थोड़े करके आपने नहीं नहीं, हमने जो है शुरू में ही सारा फार्म बना दिया था और 20 फीमेल से हमने फिर धीरे धीरे जो है उसको ग्रो किया। हमारा जो ये एक यूनिट है ये लगभग जो है आपकी 36 बाय 110 की है। ऐसी हमारे पे 2 यूनिट हैं और एक 30 बाय 40 की हमारी 3rd यूनिट है, जो कि हमारी फुल कवर्ड है। ये हमारी 2 यूनिट हाफ ओपन हाफ कवर्ड है। टोटल कितना एरिया हुआ? टोटल लगभग अगर हम जैसे कि हमारे यूपी में 2.25 बीघे है, ये लगभग 2000 गज। तो इसमें कितने जानवर रह सकते हैं? जो हमारा शेड है वो लगभग 1.25 बीघे के अंदर है। इसके अंदर लगभग 600 से 800 एनिमल्स के बीच में कैपेसिटी है, छोटे से बड़े सारे मिला के। और वर्तमान में कितने हैं? अभी हमारे पास 350 के आसपास एनिमल है। तो अब हम देख रहे हैं कि इसमें अलग अलग ब्रीड है, तो कौन कौन से ब्रीड यहाँ पे है उसके बारे में बताइए। मेनली देखिए, हमारा ज्यादातर फोकस लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर पे होता है। वो सारे मौसम के लिए हमारे यहाँ के हिसाब से बहुत अच्छी ब्रीड है, अच्छी ग्रोथ है, अच्छा लीटर साइज है। इसके अलावा आजकल जो है ज्यादातर जो है ये ड्यूरॉक, हैम्पशायर, बेलारूस ऐसी आ चुकी है, जिनमें हमारे पास ड्यूरॉक और बेलारूस है। उन पे हमारा बहुत ज्यादा ध्यान नहीं है, बट बेलारूस से हम लार्ज व्हाइट को क्रॉस कराकर F1 ब्रीड बना रहे हैं, जो कि थोड़ी सी व्हाइट और ब्लैक स्पॉट्स में आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। तो जैसे इतनी सारे ब्रीड के बारे में आपने बताया, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा ब्रीड है आपके नजर में? प्रॉफिटेबल किस तरीके से होती है? प्रॉफिटेबल जो है अच्छा बच्चा देना चाहिए,
कम खाना खा के वजन ज्यादा देना चाहिए, FCR जिसे कहते हैं वो होना चाहिए। ये दोनों चीजें जो है जिसमें होती हैं वो ही होती है, और उसमें सबसे अच्छी लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर ही है। आप F1 बना सकते हो बेलारूस जैसी या फिर जो है ड्यूरॉग जैसी ब्रीड्स को मिक्स करके, बट लार्ज व्हाइट मेरे नजर में सबसे बेस्ट है। तो आपके पास जो जानवर हैं, इतने सारे जो जानवर हैं, उनको खिलाने पिलाने की क्या व्यवस्था है, इसके बारे में बताइए। देखिए हमारा जो ये फार्म है, पूरा फार्म ड्राई फीड पे चलता है। रॉयल ग्रीन पिग फीड जो है एक आती है कंपनी का, जो है हम यूज करते हैं। पिछले 8 साल से हम वही खिला रहे हैं और सही प्रॉफिट हमें मिलता है। सही मूल्य पे हमारा सुअर जो है तैयार हो जाता है और सही रेट पे बिक जाता है। आज के टाइम में जैसे अभी थोड़ा सा क्या है कि स्वाइन फीवर और न्यू प्रोटोकॉल्स की वजह से पिगरी का भी रेट डाउन है, जो कि 2-3 महीने में ठीक हो जाएगा। तो इसमें भी हमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, हमारा ठीक चल रहा है। बाकी इसके अलावा होटल वेस्ट हो गया या बाय प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे कि आपका आलू की पिट्ठी हो गई, बियर का वेस्ट हो गया, इन पे भी किया जाता है। बट हर एक आदमी के लिए वो नहीं बना हुआ, जैसे हमारे लिए वो काम नहीं है। तो आप जैसे कमर्शियल फीड पे इनको पाल रहे हैं तो खर्च ज्यादा आ जाता होगा। वही मैंने आपको जैसे बताया कि जिस कंपनी के साथ हम जुड़े हुए हैं वो बहुत अच्छी प्राइस पे जो हमारा एनिमल तैयार कर देती है। आपका एक सुअर 10 किलो से 100 किलो होने में मात्र 8,700 रुपए के आसपास का राशन खाता है और वो 100 किलो हो जाता है। 2,500 रुपए हम वो जोड़ते हैं जो उसकी माँ ने खाया, नर ने खाया, बिजली का बिल, मेडिसिन, लेबर वगैरह। तो ये आप मान लो 9, 10, 10.5 मतलब के जो है 9, 11,500, 12,000 रुपए का हमारा सुअर तैयार हो जाता है। यानी कि 100 किलो का सुअर में 120 रुपए में घर पड़ रहा है। अब अगर 150, 160 जितना भी ऊपर का बिक रहा है वो हमारा प्रॉफिट है। तो ये एक मोटा मोटी कैलकुलेशन सर जो काम कर रहे हैं उसके आधार पे अभी जानने की कोशिश मैंने की। आज सर बहुत सारे लोग, ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे लोग जो है होटल वेस्ट पे भी पाल रहे हैं। किया जा सकता है होटल वेस्ट पे भी वैसे, लेकिन हर कोई उसको नहीं कर सकता है, जैसा कि आपने बताया। लेकिन अगर फार्मिंग कर रहे हैं और अगर आप इस चीज को कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें इसमें देखने को मिलती हैं, फिर अवेलेबिलिटी कैसी है आपके पास, ये सब चीजों को देखकर आप कर सकते हैं। जैसे होटल वेस्ट पे हुआ, अगर नहीं कर सकते तो सबसे बढ़िया है आराम से कमर्शियल फीड मार्केट में उपलब्ध है, उसमें कर सकते हैं। लेकिन उसमें थोड़ा सा जो है खर्च पड़ता है। अब बात करते हैं सर, जैसे बहुत सारे लोग जो है आज इस फील्ड में आ रहे हैं, लेकिन देखा जाता है कुछ लोग जो है, कुछ लोगों को नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। तो अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि मान लीजिए कि जो हमारे ऐसे कोई व्यूअर हैं और अगर पिग फार्मिंग शुरू करना चाह रहे हैं तो उनको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए जो भी पिग फार्मर भाई जो है पिग फार्मिंग करना चाह रहा है और पिग फार्मिंग के अंदर आना चाह रहा है, सबसे पहले तो मैं सलाह दूंगा कि वो इस काम की ट्रेनिंग ले और सीखे। हमारे फार्म पे भी ट्रेनिंग होती है, वो हमसे जानकारियां ले सकता है। 4 दिन का सेशन रहता है जिसमें थ्योरीज और प्रैक्टिकल सब कराए जाते हैं और 7,000 उसकी फीस होती है, रहना रुकना सब उसी में होता है। ट्रेनिंग में क्या होता है कि वो ये चीज जान पाता है कि यार ये काम उसके लिए वाकई में बना भी या नहीं। पता चल रहा उसने एनिमल्स को देखा, उससे डर गया या उसकी स्मेल नहीं उसको पसंद आई या कुछ भी है, ठीक है ना। तो हर एक का आदमी पता चल रहा पैसे भी लगा दिया, बिल्डिंग भी बना दी, माल डालने के टाइम पे वो सोच रहा मैंने क्या गलती कर दी। तो पहले तो इस काम को सीखे, फिर उसके बाद अपने बजट को एनालाइज करे कि कितना उसके हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट करे और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें काम को बढ़ाता चला जाए। तो ये चीजें अगर वो ध्यान से रखेगा, अच्छी ब्रीड चुनेगा, अच्छे मेडिकेशन का और फीड का ध्यान रखेगा तो वो अच्छा ग्रोथ कर पाएगा। बिल्कुल। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप जिस फील्ड को चुन रहे हैं वो आपके लिए है कि नहीं, क्योंकि सिर्फ वीडियो देख के जो है आप इस फील्ड में नहीं आ सकते हैं। अगर आते हैं तो वैसे ही लोग को जो है नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो पहले इसके बारे में अच्छी जानकारी आप जुटा लीजिए, इसके बारे में कि ये जो को मैं अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, क्या क्या इसमें परेशानियां आपको देखने को मिलेंगी। तो ये सब चीज अगर जब आप जान जाएंगे तो अच्छे तरीके से आप इस फील्ड में आएंगे। अब बात करते सर, जैसे कोई भी चीज, जितने भी लाइव स्टॉक होते हैं तो उसमें जब हम हाई डेंसिटी में उनको पालते हैं तो रोग बीमारी का खतरा बना रहता है। तो वैसे इसमें क्या क्या ऐसी रोग बीमारियां आती हैं जो लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो जो है आप कोई भी काम कर रहे हैं, बीमारियों का खतरा हर एक में है। गाय में FMD लंपी वगैरह हो गया है ना, हर एनिमल का एक अलग जो है बीमारी होती है। सुअर के अंदर सबसे ज्यादा खतरनाक है अफ्रीकन स्वाइन फीवर। अगर वो आ गया तो पूरा फार्म खत्म है। इसके अलावा सामान्य बीमारियां जैसे बुखार, निमोनिया, कीड़े हो गए, डीवॉर्मिंग हो गई, ये सारी चीजें होती हैं। इनकी आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगी और आपके फार्म की बायो सिक्योरिटी मेंटेन्ड होगी तो कभी भी आपके फार्म पे किसी तरीके की बीमारी नहीं आएगी और आपका फार्म सही तरीके से चलता रहेगा। बायो सिक्योरिटी में आपको सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना चाहिए। बाहर से कोई आदमी आ रहा है उसकी जो है अच्छे से सैनिटाइज करे। इसके अलावा जो है अगर जो है वो कहीं से पशु ला रहा है तो पहले उसको क्वारंटाइन करे, फिर उसके बाद अपने बाकी सुअरों के साथ जो है उसको मिलाए। इन चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके करे। पता चल रहा कोई इन्फेक्टेड आदमी आ गया या कोई एनिमल आ गया तो पूरा फार्म खत्म कर देगा। तो ये चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए और सामान्य बीमारियों का सही इलाज आपके पास होना चाहिए।
ताकि जो आप टाइम पे उनकी ट्रीटमेंट कर दो और पशु रिकवर हो सके। अब बात करते हैं सर, जो अभी कुछ दिन पहले हमने पिगरी का वीडियो डाला है, तो उसमें कुछ कमेंट देखने को मिले, तो बहुत सारे लोग जो कह रहे थे कि नहीं भाई रेट वगैरह जो है अभी बहुत कम हो गया है जी। ये सब, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए पहले जो रेट था अभी हमारा 210 रुपए तक रेट आ चुका था, और अभी जो रेट है वो लगभग 170 रुपए के आसपास आ चुका है। रेट कम होने के दो कारण हैं। एक तो जो है ASF अफ्रीकन स्वाइन फीवर बहुत ज्यादा आ गया था, जिस वजह से जो है रेट डाउन हो गए, क्योंकि काफी सुअर मर रहे थे। तो जो लोकल वाले थे उनको तो सस्ते में सुअर मिल रहे थे। अफ्रीकन स्वाइन फीवर से इंसानों को कोई नुकसान नहीं है। जैसे बर्ड फ्लू के अंदर ये दिक्कत आती है कि अगर वो ह्यूमन को भी आ जाए तो वो मोर्टेलिटी रेट ह्यूमन की बढ़ा देता है, बट अफ्रीकन स्वाइन फीवर से ह्यूमन में कोई नुकसान नहीं है। तो जो सुअर मरता है वो कटकर जो है मार्केट में बिक जाता है। अब जिसका मर रहा है वो तो सस्ते में भी बेच देगा ना, तो इसलिए जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर की वजह से तो रेट डाउन हुए। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट में नए प्रोटोकॉल्स फॉलो करने की वजह से जो अभी गाड़ियां कम हो गई थी, जो कि अब जो है अगर हम बात करें, अभी हमारी जो शूटिंग है वो मतलब जून जुलाई में हो रही है, तो अगस्त सितंबर के बाद धीरे धीरे फिर से नॉर्मल रेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये एक बार 2020-21 के टाइम पे भी हुआ था, जब कोविड खुला था 2020 में जून के आसपास। उसके बाद भी नॉर्थ ईस्ट ने जो है बॉर्डर सील कर दिए थे, और वो 2021 में जाके जो है नॉर्मल हुआ था। तब तक फिर रेट 80 आ गए थे, और खुलने के बाद 140 तक रेट चला गया था। तो 2-3-4 साल में की बात है, आता रहता है, तो अब नॉर्मल हो जाएगा कुछ समय में, कोई ऐसी पैनिक सिचुएशन नहीं होती। बिल्कुल। तो जो भाई हमारे वैसे कमेंट कर रहे थे उनके सहूलियत के लिए मैंने ये सवाल पूछा, और ये अभी कुछ समय की बात है, फिर बाकी जो है रेट वैसे ही 200 के आसपास कुछ दिनों के बाद जो है ये पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं सर, जो हमारे व्यूअर हैं और जो मान लीजिए फार्मिंग करना चाहते हैं, उनकी सहूलियत के लिए सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि अगर पिग फार्मिंग की शुरुआत करें तो कितने जानवर से उनको करना चाहिए? देखिए अपने बजट के हिसाब से करना चाहिए। एक फीमेल के ऊपर 2 लाख रुपए के आसपास की इन्वेस्टमेंट आती है। किसी के पास 20 लाख रुपए है तो वो 10 मादाओं से करे, किसी पे 10 लाख रुपए है तो कोई 5 मादाओं से करे। एक मादा जो है वो आपकी 50,000 का घर बनवाएगी, 25,000 की खुद आएगी, लाख रुपए का फीड और 25,000 ऊपर से जो आप छोटर पुटर लेबर मेडिसिन वगैरह, मतलब ये टोटल खर्चे आपके आ जाते हैं। जब उसके पहले बच्चे लॉट बिकेगा तो वही 1,30,40,000 रुपए का बिक जाएगा। वही पैसा फिर अगली लॉट के लिए आपके पास आ जाएगा उसको रेडी करने के लिए। पहले 3-4 सेल में आप 10% का मार्जिन निकाल लें, फिर उससे अगली 2-3 सेल में 20% का, फिर 30% का, ऐसे ऐसे करके अपने मार्जिन को निकालते हैं और बाकी पैसे को उन्हीं के नाम पर खिलाने पिलाने के लिए रोटेट करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मेन खर्चा आपका फीडिंग का ही रहता है। जैसे सर कॉमर्शियल फीड के बारे में आपने बताया, इसके अलावा भी क्या जानवरों को देखिए बाय प्रोडक्ट्स में जो है होटल वेस्ट आता है, आलू की पिट्ठी आती है, बियर वेस्ट वगैरह आता है। इसकी जो है आपके पास कॉम्पोजिशन की बहुत अच्छी नॉलेज होनी जरूरी है कि आप जो है किसे दे सकते हैं। एक फैटनरी यानी जो कटिंग वाला माल होता है 30 किलो से ऊपर का, आप उसको होटल वेस्ट, आलू की पिट्ठी, ये सब भी दे सकते हो, फीड में मिक्स करके दे सकते हो, खाली भी दे सकते हो। डिपेंड करता है कि कितनी उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, एनर्जी है, ताकि जो है वो आप सही मात्रा में दे सको। वो सिर्फ कटिंग वाले माल को आप दे सकते हो, वो भी 30 किलो से ऊपर को। थोड़ी कॉस्ट कटिंग होती है, पर ये चीज आपकी ये भी देखी जाती है कि वो वहां पर आपके पास अवेलेबल है या नहीं है, और आप उस चीज को करने के लिए इच्छुक है भी या नहीं है। पता चल रहा, अब जैसे हम होटल वेस्ट पे काम नहीं कर सकते। अगर हमने कर भी लिया तो पहले तो हमें जो है गाड़ियां लेके जो है होटलों से इकट्ठा करके लाना पड़ेगा, फिर उसे स्टोर करना पड़ेगा, उसमें से पानी भर के पन्नियां चुगनी पड़ेगी, गंदगी निकालनी पड़ेगी, फिर बाल्टियां भर भर के डालना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए नहीं है। पता चल रहा हमने उसके हिसाब से किसी को रख भी लिया और वो कर भी रहा है, किसी दिन वो छुट्टी पे चला गया तो हम तो नहीं कर पाएंगे ना उस काम को। हम फीड पे तो कर सकते हैं, फीड पे हम पानी से निला भी सकते हैं, मग्गे भर भर के जो है फीड डाल भी सकते हैं, पर वेस्टेज नहीं कर सकते, और ऊपर से स्मेल बहुत ज्यादा हो जाती है। तो पहले तो ये चीज देखे कि कौन किस चीज में खुश है और कैसे कर सकता है। वेस्टेज कोई बुरी चीज नहीं है, पशु अच्छे से पल सकता है उसके अंदर, और कम पैसों में ज्यादा जो है आपका मीट गेन हो जाता है, आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है। बट डिपेंड करता है कि जो है हाँ आप उस चीज को करना चाहते हैं नहीं है। जैसे आप डेयरी है, डेयरी में भी जो है ये चीज जैसे मैली हो गई और आपका बियर वेस्ट हो गया भी इस्तेमाल किया जाता है, बट उसके दूध की क्वालिटी चेंज हो जाती है। अब बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, साफ सफाई। साफ सफाई का कितना ध्यान? देखिए साफ सफाई जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना ही आपका पशु हेल्दी रहेगा। जितनी ज्यादा पानी, आपका फार्म ऐसा बना होना चाहिए कि पानी ना रुके, पानी रुकेगा तो बीमारी आने का खतरा रहेगा। इसके अलावा जितना भी जो है आपका क्या कहते हैं गंदगी रहेगी, गोबर रहेगा, मक्खी मच्छर आएंगे, इसके अलावा कीड़े मकोड़े पनपेंगे और नई बीमारियां पनपेंगी, तो वो आपको नुकसान दे सकती हैं। तो ये चीजों का जितना आप साफ सफाई रखेंगे, सैनिटाइजेशन जैसे लाल दवा हो गया, वीरबैक फोर्सोलिन का जो है स्प्रे हो गया, ये स्प्रे करेंगे आप। जैसे खुद आप अपने आप को डेटॉल से और जो साबुन से नहलाते हैं, तो इनके लिए भी ये चीजें आती हैं ताकि ये डिसइंफेक्ट हो सके। तो इन चीजों का जितना ध्यान रखेंगे उतना पशु आपका हेल्दी रहेगा, उतनी आपकी ग्रोथ अच्छी रहेगी, बीमारी कम आएगी।
अब बात करते हैं सर, जो ये मादा सुअर जो होती है, कितने दिन का इनका गर्भ काल होता है और कितने बच्चे देती है एक बार में? देखिए, जो हमारी एक जो फीमेल होती है वो लगभग आज अगर हमने क्रॉस कराई तो 114 दिन में भी आ जाती है, 3 महीने 3 हफ्ते 3 दिन में। लगभग 30 से 40 दिन जो है वो दूध पिलाती है। दूध पिलाने से 7 दिन बाद, जैसे ही दूध से हटेगी 7 दिन बाद वो हीट पे आ जाती है। दोबारा क्रॉस कराओ फिर 114 दिन बाद वो भी आ जाती है। एक मादा को हम 10-10, 12-12 डिलीवरी भी ले सकते हैं अगर वो अच्छे से बच्चे दूध पिला रही है और अच्छे से तैयार कर रही है। यानी कि हमारी मादा हम 5-5, 6-6 साल तक भी रख सकते हैं। जिस स्टेज पे वो नुकसान पहुंचाने लग जाए, बच्चे कम दे, बच्चे मरे हुए दे, बच्चे दबाने लग जाए, मिल्क में इन्फेक्शन आने लग जाए, चिड़चिड़ी हो जाए, तो उस कंडीशन पे उसे कटिंग में डाल दो, दूसरी मादा उसकी जगह पर जो कटिंग में से आप सेल कर रहे थे वो निकाल के उसे क्रॉसिंग में डाल दो। तो ऐसा आप कर सकते हो। एक बार में कितने बच्चे देती हैं ये? नॉर्मली जो है 8 से 10 का एवरेज आता है। अगर जैसे आपके पास 10 मादाओं का फार्म है, किसी ने 6 दे दिया, किसी ने 12 दे दिया, किसी ने 15 दे दिया, किसी ने 10 दे दिए, तो ऑन एवरेज 8-10 का एवरेज आपको मिलता रहता है। 8 से ऊपर मिल रहा है तो आपका प्रॉफिट ठीक आ रहा है। आप कोशिश करेंगे आपके फार्म पे 8 से ज्यादा का ही हमेशा एवरेज निकल के आए। गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारी स्कीम चलती हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी। गवर्नमेंट में देखिए, जैसे मुद्रा लोन, कामधेनु योजना लोन, ये तो एक बेसिक योजना है जो कि हर व्यापार में चलती है। पिगरी के लिए जो है सरकार ने एक स्पेशल योजना निकाली हुई है, NLM, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, जिसके अंदर जो है 50% की सब्सिडी रहती है। 2 तरीके के उसमें प्रोजेक्ट होते हैं, एक 30 लाख वाला और एक 60 लाख वाला। 30 लाख में 15 लाख की सब्सिडी होती है, 60 लाख में 30 लाख की सब्सिडी होती है। पूरी जानकारी के लिए जो है आप NLM की वेबसाइट पे जाकर ले सकते हैं, जिसके अंदर जो है वो आपसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगते हैं जो कि आपका CA बना के देता है, आपकी लैंड वगैरह, इसके अलावा जो है आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो गया और आपका जो है पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब कुछ चाहिए होता है। और एक बैंक से फॉर्म चाहिए होता है जिसमें जो है वो आपको ये लिख के देता है कि हाँ हम इनको लोन देंगे, क्योंकि लोन लेने का प्रोसीजर वही है। आपकी ITR वगैरह, आपकी बैंक जो है आपका क्या कहते हैं जमीन वगैरह सब दिखा जाता है। अगर वो आपका कंफर्म हो जाता है तो वो आपको फॉर्म पे साइन करके देते हैं कि जी हम इन्हें लोन दे देंगे, आप इनकी सब्सिडी की प्रोसीजर को चालू करें। तो आपका जो भी शहर का नज़दीकी जो है कृषि विद्यालय या फिर जो है आपका किसी तरीके का जो सिविल हॉस्पिटल जो होता है, पशु चिकित्सालय होता है, जो सेंटर होता है, वहाँ के डॉक्टर से आप मिलें, वो आपकी फाइल को आगे पास कराते हैं। और जिस स्टेट से आप हैं उसके कहते हैं कैपिटल के अंदर, जैसे कि हमारा यूपी का जो कैपिटल है वो लखनऊ है, वहाँ पे फाइल जाएगी, वहाँ से पास होगी, फिर दिल्ली से जाएगी, वहाँ से पास होगी, फिर लोन हमारा रिलीज हो जाता है। और लोन के बाद फिर हमारी कुछ टाइम बाद सब्सिडी की पहली इंस्टॉलमेंट रिलीज हो जाती है, फिर कुछ टाइम बाद दूसरी हो जाती है। तो ये प्रोसीजर रहते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट पे जा सकते हैं या अपने नज़दीकी जो है पशु का जो सिविल हॉस्पिटल होता है उनके अधिकारियों से मिल सकते हैं। अंत में सर, जो लोग देख रहे हैं उनको पिग फार्मिंग से संबंधित एक मैसेज दे दीजिए। देखिए, कोई भी किसान भाई जो है हमारे भाई जी के चैनल से जो है वीडियो देख रहा है, बहुत मेहनत करते हैं, तो जो है ध्यान रखा करा करे चैनल का भी। और साथ में जो है कोई पिग फार्मिंग करना चाहता है सबसे पहले जो है खुद इस काम को पैसा लगाने से पहले कहीं पर जाकर सीखें और खुद काम करें, खुद पाइप पकड़ के निलाएं, खुद जो है खाना डाल लें, ताकि एक बार को आपको खुद करना पड़ जाए तो आप कर सकें। इसके अलावा जो है इसकी नॉलेज अच्छे से लें, पढ़ाई करें, फिर इस काम में आए, क्योंकि कोई भी काम को ग्रोथ करनी है तो उसकी एजुकेशन आपके पास होनी जरूरी है। बिना एजुकेशन के आप इस काम में सोचेंगे यार ये सुअर है, सुबह खाना डाल दिया, शाम में खाना डाल दिया, ऐसा नहीं है, आप नुकसान में जाएंगे। एजुकेशन बहुत जरूरी है, पिगरी की भी और किसी भी और काम की। तो उसकी नॉलेज लें, प्रैक्टिकल्स करें, फिर उसके बाद इस काम के अंदर आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। आप आशा करते हैं जो है आपके व्यूवर्स को हमारा जो है ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि जो है आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और जो है जुड़े रहें। धन्यवाद। दोस्तों, ये है अपने विकास सर और पिछले 8-9 वर्षों से इस फील्ड में है। आशा करता हूँ काफी अच्छी जानकारी सर के द्वारा मिली होगी। फिर भी हो सकता है मेरे से कोई प्रश्न पूछने से रह गए, आपके अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब ऐसे हम किसी रियल टाइम फार्मर से मिलेंगे तो आपके सवालों को जरूर साझा करेंगे। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।